रौनक सिंह में भले ही लाख बुराइयां रही हों, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई यह थी कि उसे कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, वह शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक घर ज़रूर लौट आता था। जिस किसी को उससे मिलना होता या कोई काम करवाना होता, वह शाम 7 बजे के बाद उसका इंतज़ार उसके घर पर करता था। रौनक सिंह पंजाब बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन न जाने क्यों आज से 5-6 साल पहले उसने अपनी यह नौकरी छोड़ दी और घर पर रहकर स्वतंत्र रूप से बिजली मरम्मत का काम करने लगा था। उसके इलाके के ज़्यादातर किसान बिजली बोर्ड की बजाय उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए दूर-दूर तक के गाँव में जब किसी के घर की बिजली या ट्यूबवेल की मोटर खराब होती, लोग बिजली बोर्ड में शिकायत करने की बजाय रौनक को ले जाकर अपना काम करवाना ज़्यादा बेहतर समझते थे। एक तो इससे उनका समय बच जाता था, दूसरे रौनक की भी रोजी रोटी अच्छी तरह से चल रही थी। एक शाम जब रौनक अपने निश्चित समय पर घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसका फ़ोन बंद बता रहा था। जब रात 10 बजे तक भी वह घर नहीं लौटा तो उसके घर वाले परेशान हो उठे। रौनक सिंह का मोबाइल बंद था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। उसकी पत्नी मेहर कौर, बड़ा भाई गुरबख्श सिंह तथा गांव के कुछ अन्य लोग उसकी तलाश में निकल पड़े थे। रात करीब 11 बजे अचानक उसका फ़ोन मिल गया। उसकी पत्नी मेहर कौर उर्फ पम्मी से उसकी बात हो गई। इसके बाद उसने सभी को बताया कि रौनक अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा खा पी रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में वह घर आ जाएगा। रौनक अपने किन दोस्तों के साथ बैठा खा पी रहा है, यह उसने नहीं बताया था। बहरहाल रौनक से बात हो जाने के बाद घर वालों की चिंता कुछ कम हो गई, लेकिन फ़ोन पर कहने के बावजूद रौनक रात को घर नहीं आया। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया तो सुबह तक बंद ही रहा। अगले दिन किसी ने बताया कि गांव की नरी कोकला स्थित पंचायती अनाज मंडी स्टोर की ट्यूबवेल की हौदी में रौनक सिंह की लाश पड़ी है। पंचायती अनाज मंडी रौनक के गांव सहीके के करीब 4-5 किलोमीटर दूर थी। लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर गांव के सरपंच, उसकी पत्नी, भाई और गांव के कुछ लोग नरी कोकला जा पहुंचे। वहां एक ट्यूबवेल की पानी की हौदी में रौनक की लाश पड़ी थी। उसके सिर और पैर पर मामूली चोटों के निशान थे। लाश को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लादकर उसके गांव सहीके लाया गया। रौनक के पास अपना स्कूटर था, जिससे वह गांव-गांव जाकर लोगों का बिजली का काम करता था। काफी तलाशने पर भी उसका स्कूटर वहां नहीं मिला। यही नहीं, उसके औजार और मोबाइल फोन भी नहीं मिला। बहरहाल गांव आकर जब घर और गांव वालों ने कहा कि यह साफ-साफ हत्या का मामला और इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, तो उसकी पत्नी मेहर कौर उर्फ पम्मी ने रोते हुए स्पष्ट कहा कि वह इस बात की सूचना पुलिस को कतई नहीं देना चाहती, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई तो वह लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराएगी। वह नहीं चाहती कि मरने के बाद उसके पति की लाश को काट पीट कर दुर्दशा की जाए। रौनक के बड़े भाई गुरबख्श सिंह और सरपंच ने मेहर को काफी समझाया कि पोस्टमार्टम होने से पता चल जाएगा कि रौनक की मौत क्यों और कैसे हुई है, लेकिन मेहर अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि रौनक की मौत बिजली का करंट लगने से हुई होगी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। सरपंच ही नहीं, घर तथा गांव वाले कहते रह गए, लेकिन मेहर ने किसी की नहीं सुनी। मजबूर होकर गांव वालों ने पुलिस को सूचित किए बगैर ही रौनक सिंह का अंतिम संस्कार करा दिया। पंजाब के जिला संगरूर का एक कस्बा है अमरगढ़। इसी कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव है सहीके। गुरनाम सिंह इसी गांव के रहने वाले थे। उनकी 7 संतानें थीं, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ा बेटा गुरबख्श सिंह
सेना से रिटायर होकर गांव में ही रहता था। उससे छोटा था रौनक, जो बिजली मरम्मत का काम करता था और गांव में ही रहता था। उससे छोटा था अवतार सिंह, जिसकी 20 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी मौत कैसे हुई, इस बात का पता आज तक नहीं चला। गुरनाम सिंह की मौत हो चुकी है। गांव में अब सिर्फ 2 भाई फौजी गुरबख्श सिंह और रौनक सिंह ही रहते थे। दोनों के मकान भले ही अलग अलग थे, लेकिन आमने सामने थे। रौनक का विवाह मेहर कौर से हुआ था। उसके 2 बच्चे थे, 19 साल की बेटी हरप्रीत कौर और 14 साल का बेटा। मेहर कौर ने जिद करके पति का अंतिम संस्कार भले ही कर दिया था, लेकिन फौजी गुरबख्श सिंह के मन में हर समय यही बात घूमा करती थी कि आखिर मेहर ने रौनक की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराने दिया। यह एक ऐसा संदेह था जो उसे किसी भी तरह से चैन नहीं लेने दे रहा था। रौनक के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो गईं, तो मेहर अपने मायके मलेर कोटला चली गई। इसके बाद तो वह पूरी तरह से आज़ाद हो गई। कभी वह संगरूर चली जाती तो कभी अमरकोट। उसे न पति की मौत का दुख था और न अब बच्चों की कोई परवाह रह गई थी। यह सब देखकर फौजी गुरबख्श सिंह को और ज्यादा दुख होता। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने सरपंच के साथ मिलकर निजी तौर पर मेहर कौर के बारे में छानबीन की, तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। मेहर की हरकतों से मन का संदेह बढ़ता गया। फिर वह सरपंच को साथ लेकर थाना अमरगढ़ जा पहुंचे। सारी बात उन्होंने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव गोयल को बताई, तो उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया कि उनके भाई की मौत बिजली का करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। संजीव गोयल ने गुरबख्श सिंह की पूरी बात सुनकर उनकी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही रौनक की मौत के रहस्य से पर्दा उठा देंगे। इस मामले में संजीव गोयल के सामने समस्या यह थी कि मर चुके रौनक सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका था। कोई इस तरह का सबूत भी नहीं था कि उसी के आधार पर वह इस मामले की जांच करते। अब जो भी सबूत जुटाए जा सकते थे वे सिर्फ पूछताछ करके ही जुटाए जा सकते थे। इसलिए उन्हें लगा कि सबसे पहले मृतक रौनक की पत्नी मेहर कौर से ही पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने सहीके जाकर मेहर कौर से रौनक की मौत के बारे में पूछा, तो उसने उनसे भी कहा कि उनकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। उस दिन वह पंचायती मंडी के उस ट्यूबवेल की मोटर ठीक करने गए थे। मोटर ठीक करते हुए उन्हें करंट लगा और वह हौदी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इस बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? तुम्हें ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही तुमने उसका अंतिम संस्कार करा दिया? संजीव गोयल ने पूछा। सर, मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल उनका अंतिम संस्कार करना ही है, इसलिए मैंने देर करना उचित नहीं समझा और उनका अंतिम संस्कार करा दिया। अच्छा, रौनक की अस्थियां कहाँ हैं? संजीव गोयल ने पूछा। उन्हें तो मैंने श्री कीरतपुर साहिब में प्रवाह कर दी है। मतलब तुमने सारे सबूत मिटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। खैर, फिर भी मैं सच्चाई का पता लगा ही लूंगा, संजीव गोयल ने कहा। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्हें पता चला कि रौनक के मरने के बाद से मेहर कौर को ना बच्चों की कोई चिंता है और ना उसकी मौत का जरा भी दुख है। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि 10-15 दिन पहले ही उसके पति की मौत हुई है। बहरहाल उस दिन की पूछताछ में सरपंच ने ही नहीं, गांव के जिस किसी से उन्होंने पूछा, सभी ने यही आशंका व्यक्त की कि रौनक की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है और उसकी हत्या में कहीं न कहीं से मेहर का हाथ जरूर है। इसी पूछताछ में संजय गोयल को गांव वालों से पता चला कि मेहर कौर के घर रविंद्र उर्फ रवि तथा गुजराज का काफी आना जाना था। हत्या वाली शाम रौनक को उन्हीं दोनों के साथ टोरियो गांव की ओर जाते देखा गया था। संजीव गोयल थोड़ा और गहराई में गए तो पता चला कि मेहर कौर और रविंद्र के बीच जरूर कुछ चल रहा है। इसी के तुरंत बाद उनके एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि मेहर कौर को उसने रविंद्र के साथ
मलेरकोटला की ओर जाते देखा था। उनके हाथ में बैग थे, जिससे यही लगता है कि वे गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही संजीव गोयल ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और तुरंत जीप से पीछा करके रास्ते में ही रविंद्र और मेहर कौर को गिरफ्तार करके थाने ले आए। फौजी गुरबख्श सिंह के बयान के आधार पर रविंद्र, जुगराज और मेहर कौर को नामजद करके रौनक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर पूछताछ शुरू की गई। अगले महीने संजीव गोयल ने रविंद्र और मेहर को सक्षम अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ के लिए 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान रविंद्र की निशानदेही पर मृतक रौनक का स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर दोनों को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें संगरूर की जिला जेल भेज दिया गया। मृतक रौनक के भाई फौजी गुरबख्श सिंह, सरपंच एवं गांव वालों तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में रौनक की हत्या की जो कहानी सामने आई वह मेहर कौर के पतन की कहानी थी। रौनक सिंह और रविंद्र बचपन के दोस्त थे। उनका खेलना कूदना, खाना पीना बचपन से अब तक साथ रहा। जवान होने पर भी दोनों ज्यादातर साथ ही रहते थे। रविंद्र सिंह उर्फ रवि पड़ोसी गांव मुंडिया के रहने वाले काका सिंह का बेटा था। सवेरा होते ही रविंद्र रौनक के गांव सहीके आ जाता या फिर रौनक उसके गांव मुंडिया पहुंच जाता। जवान होने पर दोनों की शादियां ही नहीं हो गईं, बल्कि वे एक एक बेटी के बाप भी बन गए। रौनक बिजली मरम्मत का काम करता था, जबकि रविंद्र निठल्ला घूमते हुए आवारागर्दी किया करता था। बचपन से ही उसकी काम करने की आदत नहीं थी। लगभग 8 साल पहले वह अपने एक रिश्तेदार के पास विदेश चला गया, जहां 3 साल रहा। वहां से लौटा तो उसके पास ढेर सारे रुपए थे। वह कार से रौनक से मिलने उसके घर गया तो उसके लिए भी ढेर सारे महंगे उपहार ले गया। रविंद्र के ठाट बाट देखकर रौनक की पत्नी मेहर खूब प्रभावित हुई। उस दिन के बाद रौनक का घर शराब का अड्डा बन गया। रोज महफिलें सजने लगीं। रविंद्र के साथ उसका दोस्त गुजराज भी आता था। वह गांव शेरखावाला के रहने वाले राम सिंह का बेटा था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद मेहर अभी जवान और खूबसूरत लगती थी। उसकी माशल देह किसी को भी दीवाना बना सकती थी। रविंद्र पहले से ही उसका दीवाना था, इसलिए विदेश से लौटने पर मेहर को खुश करने के लिए वह उसके लिए भी तरह तरह के महंगे उपहार खरीद कर लाने लगा। एक दिन जब रौनक की गैर मौजूदगी में उसने मेहर कौर का हाथ पकड़कर कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसके लिए पागल हो गया है, तो मेहर खुशी खुशी उसके आगोश में समा गई। इसकी वजह यह थी कि वह भी तो रविंद्र और उसकी कमाई की दीवानी थी। रविंद्र और मेहर के बीच अवैध संबंध तो बन गए, लेकिन रौनक के घर पर रहने की वजह से उन्हें मिलने का अवसर कम ही मिल पाता था। इसका उपाय रविंद्र ने यह निकाला कि रौनक की उसने मलेरकोटला में बिजली बोर्ड में नौकरी लगवा दी। वह सुबह नौकरी पर जाता तो रात में ही लौटता। उसके नौकरी पर जाते ही रविंद्र उसके घर पहुंच जाता। यह लगभग रोज का नियम बन गया। रविंद्र मेहर कौर पर दोनों हाथों से रुपए लौटा रहा था। वह उसके इस तरह खर्च करने से बहुत खुश थी। शायद इसी वजह से उसने रविंद्र के कहने पर उसके दोस्त गुजरात से भी संबंध बना लिए थे। अब मेहर एक ही समय में अपने 2 प्रेमियों रविंद्र और गुजरात को खुश करने लगी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि मोहल्ले में उड़ते उड़ते यह खबर किसी दिन रौनक के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद उसने मलेरकोटला छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगा। उसी बीच किसी दिन उसने मेहर कौर, रविंद्र और जुगराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय मेहर कौर और रविंद्र ने माफी मांगकर बात संभाल ली। रौनक ने भी उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वे चोरी छिपे मिलते रहे। मेहर कौर को इस तरह चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने रुआसी होकर कहा, देखो रविंद्र, इस तरह चोरी छुपे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर इस बार हम पकड़े गए तो रौनक माफ नहीं करेगा। तुम मुझसे संबंध बनाए रखना चाहते हो तो मुझे भगा ले चलो,
या फिर रौनक का कोई इंतजाम कर दो। रविंद्र मेहर की देह का इतना दीवाना था कि उससे बिछड़ने की कल्पना से ही डरता था। इसलिए उसने मेहर कौर के साथ मिलकर रौनक को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इस योजना में उसने गुजराज को भी शामिल कर लिया। शाम को रविंद्र ने रोशन के साथ खाने पीने का कार्यक्रम बनाया। यह महफिल उन्होंने सही के गांव से 4 किलोमीटर दूर खेतों में जमाई। शराब पीने के दौरान रविंद्र और जुगराज ने बातों बातों में रौनक को कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी। जब रौनक संतुलन खोने लगा तो दोनों उसे ले जाकर पंचायती मंडी के पास आ गए और वहां उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश ट्यूबवेल की हौदी में फेंककर मेहर को फोन कर दिया कि उन्होंने रौनक की हत्या कर दी है। इसके बाद मेहर कौर ने घटनास्थल पर जाकर खुद देखा कि रौनक सचमुच में मर चुका है या वे झूठ बोल रहे हैं। रौनक की लाश देखकर उसे विश्वास हो गया तो वह गांव लौट आई। रौनक की हत्या के समय वह इतना बेचैन थी कि मात्र 1 घंटे में उसने कई बार रविंद्र को फोन करके पूछा था कि काम हो गया या नहीं। यह बात संजीव गोयल को तब पता चली जब उन्होंने मेहर कौर और रविंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। रविंद्र और मेहर को जेल भेजकर संजीव गोयल ने इस हत्याकांड के तीसरे अभियुक्त गुजराज की तलाश शुरू की तो उन्होंने उसे भी संगरूर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी स्वीकार कर लिया कि रौनक की हत्या में रविंद्र के साथ वह भी शामिल था। पूछताछ के बाद संजीव गोयल ने गुजराज को भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। रौनक की मौत के बाद उसके बच्चे अकेले रह गए थे। अब वे अपने फौजी ताऊ गुरबख्श सिंह के साथ रह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।